तो आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब ज़रा अपने इनऑर्गेनिक के ग्रुप 16 को स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रुप 15 तक में जितनी ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें थी वो हमने आपको डिस्कस कर दिया था। अब थोड़ा हम लोग ग्रुप 16, जिसको ऑक्सीजन फैमिली भी बोला जाता है, उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला फिर वही जो एक लिमिटेड बात है वही बोलेंगे कि भाई जो इनके एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब ऑक्सीजन का, सल्फर का, सेलेनियम का, ये एनसीईआरटी की स्टार्टिंग टेबल में गिवन भी है, एज वेल एज पीरियोडिक टेबल में वो डिस्कस्ड भी है। तो हम उन चीज़ों को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम पहली चीज़ ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन कहने का मतलब है डाई ऑक्सीजन O2 से। अब दो बातें हैं O2 के रिगार्डिंग। पहला, एमओटी डायग्राम से ये पैरामैग्नेटिक होता है, कंफर्म है आप। इसके बॉन्ड ऑर्डर 2 होते हैं। इन सब चीज़ों को भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सारी बातें केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस्ड है। हम लोग इसके सीधा मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आ रहे हैं। हम लोग बनाते कैसे हैं इन चीज़ को जानिए। बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। एक तो बहुत अर्लियर क्लास से ही आप लैब मेथड पढ़ते आ रहे होइएगा। KClO3 को हीट करो, ये आपका KCl+O2 प्रोड्यूस करेगा। ये हमारा लैब मेथड कहलाता है। बहुत अर्लियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब ज़रा हम कुछ नॉर्मल बातें बोल रहे हैं, वो सुनिएगा। सेकंड, वे बोलता है मेटालिक ऑक्साइड इसे हीट करो। एग्जाम्पल अभी देंगे। तीसरा, पढ़े हुए जब हम मेटल नाइट्रेट्स की बात किए होंगे, नाइट्रेट्स की हीटिंग इफेक्ट में बताया गया होगा कि जब आप इसे हीट करते हैं तब भी आपका O2 गैस इवॉल्व होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहाँ आपको मिले होंगे इसके रिगार्डिंग। क्या कोई दिक्कत है क्या? फिर आ जाइए चौथा, कुछ कार्बोनेट्स, उन्हें भी अगर आप हीट कीजिए तो आपका O2 गैस इवॉल्व होगा, एक्सेट्रास। तो आइए हम लोग पहला लैब मेथड डिस्कस कर लिए हैं। अब ज़रा हम लोग मेटालिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल देखें तो हमें कोई दिक्कत है क्या? तो हम लोग मेटालिक ऑक्साइड की एग्जाम्पल पहले देख रहे हैं। चलिए आइए, हमने फर्स्ट लिया है कुछ मेटल के ऑक्साइड से, सेकंड हमने लिया है कुछ मेटल के नाइट्रेट से, और तीसरा हमने लिया है कार्बोनेट से। तो आ जाइए, ये वाला Ag+O2 बैलेंस नहीं कर रहे हैं, Hg+O2 पढ़े हुए होइएगा। ये हमारा Mn3O4+O2, ये MnO में कन्वर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाइए, ये भी आपका Pb में कन्वर्ट नहीं होता है, PbO में कन्वर्ट होता है, फिर O2 में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही अगर आ जाइए तो ये भी आपका BaO+O2 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर आ जाइए, तो ये तो हम बताए भी होंगे नाइट्रेट वाले में कि इसका जो ऑक्साइड बनता है वो फर्दर Ag में कन्वर्ट हो जाता है। तो Ag+NO2+O2, ये कहाँ बताए होंगे? तो जहाँ हम लोग NO2 का प्रिपरेशन पढ़े होंगे। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ आइएगा तो इसके ऑक्साइड प्लस CO2+O2, यहाँ पर आ जाइए इसके ऑक्साइड प्लस CO2+O2। अब फिर आ जाइएगा, अगर इसके अब फर्दर अगर आ जाइएगा तो ये तो बताया हुआ है कि भाई इसके ऑक्साइड तो Ag और O2 में फिर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप चाहो तो इसके बदले में Ag भी सिंपल लिख सकते हो। क्लियर? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं।
नेक्स्ट आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। डी ब्लॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पहला वाला, K2MnO4 मैंगनीट आयन प्लस पायरोलुसाइड प्लस O2। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डी ब्लॉक में डिस्कस्ड भी है। फिर यहाँ आ जाइएगा, ये भी था आपका K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस O2। तो इतनी बात तो उम्मीद करें कि समझ में आ गया होगा कि हम लोग O2 बनाते कैसे हैं, और भी होगा, बहुत सारा वे होगा, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट वे था वो हमने आपको O2 की प्रिपरेशन का डिस्कस कर दिया। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। आइए पहले जरा न्यूट्रल सबसे कम है जान जाएं, CO N2O और NO। एसिडिक ऑक्साइड में आ जाइए तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जैसे आप आ जाइए SO3, SO2, CO2, N2O5, P4O10 एक्सेट्रा, इवन Cl2O7, ये सारे हमारे जो होते हैं वो बेसिक एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। बेसिक पे आ जाइए तो हमारा आता है मेटालिक ऑक्साइड्स। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मेटालिक ऑक्साइड्स जो होता है वो हमारा एसिडिक इन नेचर हो जाता है। अभी एम्फोटेरिक का लिस्ट देंगे, घबराइएगा नहीं। जैसे अगर इसी के एग्जाम्पल में आ जाइए, बच्चे बोलेंगे तो Mn2O7, ये जो हमारा होता है ये एक्चुअली बेसिक ऑक्साइड नहीं होता, एसिडिक ऑक्साइड होता है। अर्लियर बताया गया होगा कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एक्चुअली बेसिक इन नेचर नहीं होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि उनका कुछ कोवलेंट कैरेक्टर हो जाता है, और कोवलेंट ऑक्साइड्स जो भी हैं वो हमारे एसिडिक की कैटेगरीज में आते हैं। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए कि हम Mn2O7 का H2O के साथ अब थोड़ा सा पहले एक बात कर लें, फिर आते हैं हम लोग पहले एम्फोटेरिक पे अभी लौट के आ रहे हैं, घबराना नहीं। जैसे अगर हम लोग मेटालिक ऑक्साइड की बात करें तो आप पढ़े हुए होइएगा, जैसे हम मान ले MgO ले और इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो इसका हाइड्रोक्साइड बनता है, पढ़े हुए होइएगा। क्लियर है? लेकिन अगर आप Mn2O7 की हाइड्रोलिसिस करते हो तो अब ये जो आपका है ये तो एक्चुअली एसिडिक ऑक्साइड है, और एसिडिक ऑक्साइड में आप याद कीजिए जैसे आप CO2 की हाइड्रोलिसिस करते थे तो इसका ऑक्सी एसिड देता था H2CO3। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आपका देगा, और एक चीज़ हमने बताया था कि भाई वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता, मतलब इमिन यहाँ +7 पे है, यहाँ पर भी देखिए कार्बन +4 पे है, यहाँ पर भी कार्बन +4 पे है। तो जो इसका एसिड बनेगा वो एक्चुअली हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करेगा, और वो जो आते हैं वो हमारा होता है HMnO4। अब याद कीजिए इसको अगर आप NaOH के साथ रिएक्ट करते तो यही आपका देता है Na2CO3। तो मान लीजिए अगर हम इसे NaOH के साथ रिएक्ट करते तो ये हमारा बनता NaMnO4। इसी को अगर KOH के साथ आप रिएक्ट करते, मान लीजिए इन्हें नहीं देखा हुआ ये है, तो ये बन जाता KMnO4। क्लियर है? तो एक चीज ऑलवेज याद रखिएगा कि अगर आप बेसिक ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है तो वो हमारा क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड नहीं रहता है, वो हमारा एसिडिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और एसिडिक ऑक्साइड में अगर वो कन्वर्ट हो गया तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट आएगा। अब इससे एक चीज आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सर ने एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन भी एक तरीके से डिस्कस कर दिया। क्लियर है? अब हम लोग का जो एम्फोटेरिक का लिस्ट है वो हमारा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में।
हम सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक का लिस्ट अगर याद कर ले, भाई साइड में है दिख रहा होगा, अगर हम लोग वो याद कर ले तो हम लोग का काम बन जाएगा। जैसे अगर हम लोग +2 वाले में आ जाए तो BeO SNO PbO, BeO SNO PbO और ZnO, ये हमारा +2 की कैटेगरीज में होता है। याद रहेगा आज के बाद, BeO SNO PbO और ZnO ये हमारे +2 में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। अगर +3 में आ जाइए तो हमारा जो मोस्ट फेमस होता है वो होता है हमारा Al2O3, सबसे मोस्ट फेमस +3 में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। और भी हम आपको लिस्ट दे रहे हैं। तो AS2O3 साइड में ही है भाई, AS2O3, फिर हम लोग का जो आता है वो आता है Sb2O3, फिर हम लोग का जो आता है वो आता है Cr2O3। सारे देख लीजिए, सारे +3 पे है, कोई दिक्कत है क्या? और हम लोग का आता है Ga2O3, ये +3 में है। क्लियर? +4 वाले में SnO2 PbO2, देखिए दोनों +4 पे हैं। MnO2 FeO2, +5 में आ जाइए तो मात्र एक है U2O5। अब एम्फोटेरिक का क्या मतलब है कि ये एक्चुअली एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा। तो आइए कुछ हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। चलो भाई ठीक है, 2 मिनट हम रुक ही गए, नोट कर दीजिए। हो गया? जैसे मान लीजिए कि हम लोग ZnO का NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और हम लोग ZnO का HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। एम्फोटेरिक है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के साथ रिएक्ट होगा। Na2ZnO2 ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करें तो +2, यहाँ पर भी आ जाइए तो हमारा Zn +2 पे ही है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है और साथ में वाटर निकलेगा। नेक्स्ट वाले में आ जाइए तो ZnCl2 + H2O। अब आ जाइए Al2O3 का हम लोगों ने रिएक्शन NaOH के साथ किया है और Al2O3 का रिएक्शन हम लोगों ने HCl के साथ किया है। NaAl नहीं पता है ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 पर है तो ये +1, ये +3, +4 आ गया, मतलब ऑक्सीजन 2 होगा, प्लस H2O। यहाँ पर आ जाइएगा तो AlCl3 + H2O। ये एम्फोटेरिक है, दैट इज वाई एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट हो रहे हैं। बढ़ा जाए आगे। दो चीज़ें और देखे हुईएगा, अर्लियर हम लोग रेडॉक्स वगैरह में डिस्कस किए होंगे। एक हम लोग का आता है नॉर्मल ऑक्साइड्स, एक हम लोग का आता है परऑक्साइड्स और एक हम लोग का आता है सुपर ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्सीजन पर 2- चार्ज होगा, परऑक्साइड की बात करें तो O2 पर 2- होगा और अगर सुपर ऑक्साइड्स की बात करें तो O2 पर -चार्ज आएगा। इन सब का लुईस डॉट वगैरह सारा कुछ रेडॉक्स में डिस्कस्ड है। चलिए अब समझिएगा इंपॉर्टेंट बातें।
नॉर्मल ऑक्साइड की अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो H माइनस बनेगा, अभी जस्ट बताए हैं। इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो OH माइनस प्लस H2O2, आगे अगर हीट प्रोवाइड कर दिए तो ये आपका H2O प्लस O2 में टूट जाएगा। कोई दिक्कत है? अब आ जाइए, O2 माइनस की अगर हाइड्रोलिसिस आपने किया है तो OH माइनस प्लस H2O2 प्लस O2। ये बेसिक डिफरेंस है हाइड्रोलिसिस ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। दिमाग में रखना है, मतलब सुपर ऑक्साइड्स की हाइड्रोलिसिस में O2 गैस मिल रहा है, परऑक्साइड में O2 नहीं मिलेगा जब तक आप उसे आगे हीट दे करके H2O2 को नहीं तोड़िएगा। मतलब ये सिर्फ OH माइनस है, दूसरा वाला OH माइनस प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड, तीसरा वाला OH माइनस प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस O2 गैस। उम्मीद करें यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। बढ़े आगे। आइए अब हम लोग जरा ओजोन देख रहे हैं, O3। इन सबका फॉर्मल चार्ज, लुईस डॉट, सारा कुछ अर्लियर डिस्कस्ड है। यही आपका ओजोन होता है। क्लियर है? ये भी पता होगा कि ये ड्रॉप्स ऑफ O2 होता है। स्टेबिलिटी वाइज O2 ज़्यादा स्टेबल है O3 से। अब जरा इसके प्रिपरेशन पे आ जाए। O2 को क्या कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिए, इलेक्ट्रिक आर्क। यह आपका O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, वो आपको करना है। चलिए इसको जरा हम लोग बैलेंस भी कर देते हैं। तो हम लोग का आएगा थ्राइस ऑफ O2 ट्वाइस ऑफ O3 में। मान लीजिए इसका 1 मोल गिवन है, इसका 0 मोल, दोनों गैस हैं, और दे दिया कि ये 40% टूट रहा है। तो 40% का मतलब 0.4 मोल, तो ये आपका बनेगा 2/3 इंटू, एक काम करते हैं ना 60%, तो उससे कैंसिल हो जाएगा। 60% ये टूट रहा है तो 0.6, तो ये 2/3 इंटू 0.6, ये आ गया 0.4 मोल। ये हमारा आ गया 0.4 मोल। मान लीजिए मिक्सर में दोनों चीज़ पड़े हुए हैं और हमको मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सर निकालना है। अब बोलिएगा 0.04 इंटू 32, दोनों 0.04 ही आ गया, चलो कोई बात नहीं है, इंटू 0.04 इंटू ऑक्सीजन O3 48 बाई 0.4 प्लस 0.4। सॉल्व कीजिएगा, ये आपका मिक्सर का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। क्लियर? बढ़ा जाए आगे। चलिए भाई अब इसके जरा प्रॉपर्टीज को हम लोग देख ले। पहला तो आ जाइए डिकम्पोजिशन। O3 जो है वो O2 में डिकम्पोज हो जाता है। बैलेंस अगर कर दे तो ये ट्वाइस, ये थ्राइस, गैसियस है दोनों, डेल एन जी ग्रेटर देन 0 है। और अगर डेल एन जी ग्रेटर देन 0 है तो आप बोल सकते हो कि इसका डेल एस जो होगा वो निगेटिव होगा। क्या कोई दिक्कत है क्या? ये स्पॉन्टेनियसली इसमें टूट जाता है तो डेल एस जो है वो हमारा निगेटिव है। O3 अनस्टेबल है तो आपको एनर्जी का है को देना है भाई, या तो स्पॉन्टेनियसली इसमें टूट जाएगा, अगर स्पॉन्टेनियसली टूट जाएगा तो डेल जी निगेटिव होगा। दैट इज भाई बोला जाता है कि O3 का डिकम्पोजिशन O2 में जो होता है वो एक्सप्लोसिव होता है। बढ़ा जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या कोई दिक्कत है क्या? दूसरा ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर।
अभी अगर आप इक्वेशन को देखो तो O3 जो है वो नेशेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है और ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत ही पावरफुल। बोलता है कि एसिडिक मीडियम में तो ये और भी बेहतर है। एसिडिक मीडियम में अगर है और हम लोग बैलेंस करना चाहे, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे H2O, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का हमारा जो है इक्वेशन है। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इक्वेशन देख ले। चलिए H2O2 O2 में कन्वर्ट हुआ, K2MnO4 KMnO4 में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर अगर चेक कर लो तो Mn+6 पे है और यहाँ पर चेक कर लो तो Mn+7 पे है। सामने वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। आपने बोला भी है कि ये ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब रिड्यूस्ड होना। MS सल्फेट में कन्वर्ट होगा, यानी मेटल का सल्फाइड है, मेटल सल्फाइड है, सल्फेट में कन्वर्ट हुआ। नाइट्राइड नाइट्रेट में, सल्फाइड सल्फेट में, Fe2+, अच्छा बोलेगा Fe3+ में, H2S एलिमेंटल सल्फर में, I- है, I- I2 में। क्या कोई दिक्कत? बढ़े आगे। चलिए I2 सल्फर, कार्बन और फास्फोरस अगर सारे मॉइस्ट में हो तो I2 के लिए कितनी बार बोले हैं? जैसे फास्फोरस के लिए आ जाइए तो H3PO4, कार्बन के लिए आ जाइए तो H2CO3, सल्फर के लिए आ जाइए तो H2SO4। अब सब जगह बच्चा देखेगा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है तो I2 वाला भी HiO4 में जाएगा, लेकिन कितनी बार बोले हुए हैं कि नहीं भाई ये HiO3 में जाता है। आयोडीन का बहुत जगह आप देखे होइएगा HiO4 में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर है? अब यही अगर मान लीजिए हमारा I2 ड्राई है, ये हमारा कन्वर्ट होता है I4O9 में। बढ़े आगे। देखिएगा दोनों इक्वेशन बहुत मिसकॉन्सेप्शन वाला होता है और बच्चे जनरली क्या सोचते हैं कि ये नेशेंट ऑक्सीजन देकर इसको SO3 में कन्वर्ट कर देगा और O2 को। रॉन्ग है, ये सिर्फ जो करेक्ट बनाता है वो SO3 बनाता है। फिर आ जाइए यहाँ पर बच्चे क्या सोचते हैं, SnCl4 प्लस एक ऑक्सीजन ये लेकर के H2O और एक ऑक्सीजन O2, ये भी रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ क्या बनाता है, SnCl4 प्लस H2O। बढ़ा जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए हम लोग ब्लीचिंग एक्शन पे आए। O3 का ब्लीचिंग एक्शन ऑफ O3, पहली चीज तो याद रखिएगा कि इसका ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। तो ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर इट इज ब्लीचिंग एजेंट। होता क्या है कि आप कोई कलर्ड मैटर लेकर के आइए और उस कलर्ड मैटर को आप नेशेंट ऑक्सीजन दे दीजिए। कहाँ से दे दिए, तो जो O3 रिलीज कर रहा है ये आपका कलरलेस बन जाएगा। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे। चलिए अब एक लास्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, Hg+O3 HgO+O2 ये हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या ऑक्सीडाइज्ड? Hg HCO में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये बोलता है कि ये HgO जो है ये एक्चुअली डिसॉल्व हो जाता है इस मरकरी में। ड्यू टू दिस mobility of mercury decreases and it
स्टिक्स, ये चिपक जाता है ऑन टेस्ट ग्लास ऑफ टेस्ट ट्यूब। ये जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब की ग्लास पे जाकर के ये स्टिक हो जाएगा। इसी को बोलते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी। हम लोगों का ओजोन आइडेंटिफाई करने का एक वे है। क्लियर? तो उम्मीद करें यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। चलिए यहाँ तक थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर में, तो इससे आगे की बात बताएंगे। ओके, थैंक यू।